नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मस और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन शील्ड। आज मॉक ड्रिल 31 मई यानी शनिवार को भारत में पाकिस्तान से सटे 5 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। भारत में होने वाली इस मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनलों पर मॉक ड्रिल को भारत के नए एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें, ऑपरेशन शील्ड के बाद आज फिर से पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ हरियाणा में भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कश्मीर और जम्मू संभाग के जिलों में इसे लेकर तैयारियां की गई हैं। ऑपरेशन शील्ड के तहत पहले ये ड्रिल 29 मई गुरुवार को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में मॉक ड्रिल के साथ ही रात 8 बजे ब्लैकआउट होगा। 8 बजते ही बिजली बंद की जाएगी और सायरन बजेगा। ये ब्लैकआउट 15 मिनट का होगा। सभी दरवाजों और खिड़कियों के आगे पर्दे रखने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर न जाए। ऑपरेशन शील्ड के दौरान नागरिक सुरक्षा के संबंध में स्थानीय प्रशासन की तत्परता सुनिश्चित करने एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट एवं गाइड जैसे स्वयंसेवकों की सेवाएं लेने, दुश्मन के विमानों व मिसाइल हमलों के संबंध में वायुसेना व नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के बीच हॉटलाइन स्थापित करने, हवाई हमले के सायरन को सक्रिय करने, ब्लैकआउट सुनिश्चित करने, जनता व संपत्ति की सुरक्षा जैसी विभिन्न कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। हरियाणा में भी मॉक ड्रिल की जाएगी। पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल की जा रही है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और भारत में ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल की जा रही है और इस मॉक ड्रिल को लेकर पाकिस्तान में चर्चाएं गर्म हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है कि एक बार फिर से भारत में मॉक ड्रिल की जा रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा खतरा ना हो, ऐसी आशंकाएं पाकिस्तान में लगाई जा रही हैं। इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। रात 8 बजे सायरन बजने के साथ लाइटों को बंद किया जाएगा और पूरी तरीके से मॉक ड्रिल में जो आपात स्थितियों को परखा जाएगा, आपात स्थितियों में किस तरीके से बचाव किया जा सके, जनहानि और तमाम तरीके की जो सुरक्षा इंतजाम है उनको परखा जाएगा। पहले ये मॉक ड्रिल 29 मई को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये मॉक ड्रिल को बढ़ाकर 31 तारीख को कर दिया गया। प्रशासन ने अब इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। तो पहले 29 मई को ये मॉक ड्रिल आयोजित होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मॉक ड्रिल अब 31 मई को हो रही है। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर रखी हैं। आपको बता दें, इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। युद्ध की स्थिति में इमरजेंसी हालात अगर बनते हैं तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी की जा सके, इसके लिए यह मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। और अब हम बात करेंगे 100 दिन की दिल्ली सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्ष के वनवास को खत्म कर 20 फरवरी 2025 को एक बार फिर दिल्ली में अपनी सत्ता काबिज की थी। इसी के साथ आज आपको बता दें, इसी के साथ 30 मई को सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। यही कारण है कि दिल्ली भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 100 दिन पूरे होने सीएम रेखा गुप्ता ने इस दौरान एक वर्क बुक पेश की है। हालांकि ये रिपोर्ट कार्ड नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी वर्क बुक जारी करते हुए कहा, इस बुक में किए जा रहे कामों को जोड़ा जाएगा।
आने वाले दिनों में दिल्ली की सभी विधानसभाओं में इसको लेकर जाएंगे, जहां हमारे मंत्री, विधायक, पार्षद न सिर्फ अपने काम बताएंगे बल्कि लोगों के सुझाव भी लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अरबों रुपए के शीश महल में करोड़ों के पर्दे टांगकर अपनी तारीफें सुनी। ये काम वाली सरकार है। जनता को अपने कामों का ब्यौरा देंगे। चुनाव के बाद लोगों ने जनहित में काम करने वाली सरकार पाई है। हमें विकसित दिल्ली, विकसित भारत बनाना है। हम इस पैम्पलेट को हर घर में पहुंचाकर उनसे अपने नए कामों के लिए सलाह भी लेंगे। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता धार्मिक यात्रा पर जाएंगी। 1 जून को वो हरिद्वार में एक धर्मशाला के उद्घाटन के बाद दिल्ली की सीएम गंगा स्नान करेंगी। 2 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। 2 दिनों की यात्रा के दौरान सीएम रेखा गुप्ता का परिवार भी साथ रहेगा। तो दिल्ली की सरकार 100 दिन की हो चुकी है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं। अब इसके लिए एक पैम्पलेट जारी किया गया है। हालांकि ये रिपोर्ट कार्ड नहीं है। इस पैम्पलेट को मुख्यमंत्री ने, रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पैम्पलेट को हर घर तक पहुंचाएंगे। आज 100 दिन पूरे होने पर हम लोग अपनी एक वर्कबुक मीडिया के सामने से विमोचन कर रहे हैं। और इसे मैं रिपोर्ट कार्ड नहीं बोल रही हूँ, ये मात्र वर्कबुक ही है जो कि दिल्ली की विकास यात्रा का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। इसे मैं रिपोर्ट कार्ड ना कह के वर्कबुक कह रही हूँ, जो कि दिल्ली की विकास यात्रा का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लगातार सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों का जुड़ाव होता जाएगा। ये 100 दिन हमने जनहित के कार्यों में लगाए और इन सभी कार्यों को हम अपनी सभी 70 विधानसभाओं में अगले आने वाले 10 दिन में लेके जाएंगे। हर एक विधानसभा पर बड़े कार्यक्रम, हर वार्ड पे बड़े कार्यक्रम, जिनमें हमारे दिल्ली के केंद्र सरकार के मंत्री, हमारे सांसद, हमारी दिल्ली सरकार के मंत्रीगण, हमारे विधायक, निगम पार्षद पहुंच करके ना केवल अपने 100 दिन के कार्यों का ब्यौरा देंगे बल्कि आने वाले समय के लिए भी जनता के सुझाव, योजनाओं को भी ले। तो दिल्ली सरकार के 100 दिन के दौरान जो काम हुए हैं उसको हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि इन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली सरकार ने क्या काम किए हैं। 7 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स का पुनर्विकास और उनकी क्षमता बढ़ाने का काम हुआ है। 100 दिन की दिल्ली सरकार के ये प्रमुख काम हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना को साफ करने के लिए 40 एसटीपी को मंजूरी दी गई है। 1000 व्यक्ति पर अस्पताल में 3 बेड की व्यवस्था होगी। तो 100 दिन की दिल्ली सरकार के ये प्रमुख काम है। ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू की गई है। 100 दिन में 650 से अधिक लोगों ने योजना का लाभ लिया है। तो आयुष्मान योजना अब दिल्ली में भी लागू हुई है। 100 दिन के काम का लेखा जोखा दिल्ली में यमुना पर और क्रूज चलाने का फैसला लिया गया है। ये मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। झुग्गियों में बेहतर सुविधाओं के लिए 750 करोड़ का बजट का ऐलान किया गया है। 100 दिन के ये प्रमुख कार्य दिल्ली सरकार के रेखा गुप्ता की अगुवाई में। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जहां पर अंधेरा होता था वहां स्ट्रीट लाइट और वुमेन पीसीआर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली में 500 पालन यानी क्रेज खोलने की तैयारी की गई है। दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 1000 लाइब्रेरी खोलने की तैयारी की गई है। 7 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स का पुनर्विकास और उनकी क्षमता बढ़ाने का काम भी सरकार के द्वारा किया गया है। और अब हम बात करेंगे सावधान, जानलेवा कोरोना बढ़ा।
भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 31 मई को सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,395 हो गई है। बीते 24 घंटे में 685 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि 1435 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इस बीच बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 4 लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश से एक मरीज शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दे रहा है। नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि हल्के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं और जरूरी सावधानियों का पालन करें। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1 अब तक कई राज्यों में फैल चुका है। जिस रफ्तार में यह बढ़ रहा है उससे चिंता बढ़ गई है। लोग संक्रमितों की संख्या में इजाफा हर दिन होता जा रहा है। शुरू में इसे लेकर कहा जा रहा था कि कोविड-19 का ये वेरिएंट ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन अब ये जानलेवा साबित होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 7 लोगों की मौत हो गई है। तो एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। JN1 का ये वेरिएंट जो है, जो पहले माना जा रहा था कि ये घातक नहीं है, लेकिन अब ये वेरिएंट भी घातक नज़र आ रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 3,500 के आसपास पहुंच गई है। 24 घंटे में 685 नए मरीज जो हैं वो नए मिले हैं। तो नया वेरिएंट JN1 कई राज्यों में फैल चुका है। आपको बता दें, अब सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको बता दें, जो नए आंकड़े सामने आए हैं उसमें 24 घंटे में 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 3,395 मरीजों की संख्या अब तक पहुंची है। सर, बात करें गाजियाबाद की, कोरोना के कितने केसेस अब तक हैं और क्या अपडेट अब तक है, किस प्रकार के इंतजाम अपने पास? परसों तक 13 केसेस कोविड के रिपोर्ट हुए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई भी पेशेंट एडमिटेड नहीं है। सारे केसेस हैं खांसी, जुकाम और बुखार के केसेस थे, जो उन्होंने अखबार में पढ़ के अलग अलग जगह की न्यूज़ देख के अपनी टेस्ट कराई। एक्सीडेंटल फाइंडिंग है। वो सिर्फ खुद पॉजिटिव हैं, घर के अंदर और कोई भी व्यक्ति उनके हैं कोई पॉजिटिव नहीं है। आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ फ्लू वायरस है जो मौसम बदलने पे आता है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो पहले जैसे डेल्टा एक खतरनाक वेरिएंट था, उसके बाद ओमिक्रॉन वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था कोविड का, और ये उसमें कोई सिम्टम्स थे खांसी, जुकाम, बुखार। ये जो वेरिएंट है ये उससे भी हल्का वेरिएंट है। 2-3 दिन लोग बीमार रहते हैं, खांसी जुकाम होता है, जो भी रूटीन दवाइयाँ होती हैं, पैरासिटामोल ले रहे हैं लोग बाग, एंटी एलर्जिक दवाई ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। सर, आज तक अगर अपडेट बात करें तो टोटल अभी तो शाम को पोर्टल पे देखता हूँ कितने आएंगे, लेकिन परसों तक 13 लोग, कुल मिला के कल तक मेरे को संज्ञान में 15 पेशेंट्स पोर्टल पे रिपोर्ट हुए थे 1 तारीख से 1 जनवरी से आज तक। सर, ऑक्सीजन प्लांटों की अगर बात करें, ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ रेगुलर रूटीन के अंदर उनका ट्रायल चलता रहा है। कल भी हमारी मॉक ड्रिल है ऑक्सीजन प्लांट्स के संबंध में। लेकिन जो भी पेशेंट्स आए, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ खांसी, बुखार, जुकाम का इशू है, किसी का भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नीचे नहीं गया है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं 24 घंटे में कहां कितने केस आए हैं। केरल में 189 केस सामने आए 24 घंटों में, कर्नाटक में 86, पश्चिम बंगाल में 89 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कहां कितने केस सामने आए। दिल्ली में 81, उत्तर प्रदेश में 75, तमिलनाडु में 37 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 43, गुजरात में 42 और राजस्थान में 9 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। पुडुचेरी में 6, मध्य प्रदेश में 6, हरियाणा में 6 केस नए सामने आए। झारखंड में 6, ओडिशा में 2, जम्मू कश्मीर में 2 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 3, आंध्र प्रदेश में 1, पंजाब में
एक और गोवा में एक केस सामने आया है। तो पिछले 24 घंटे में केरल में 189, कर्नाटक में 86, पश्चिम बंगाल में 89 केस 24 घंटे में सामने आए हैं। दिल्ली में 81, उत्तर प्रदेश में 75 और तमिलनाडु में 37 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। देश में अगर कोरोना मरीजों की कुल संख्या की बात करें तो 3,395 पहुंची है। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत कोरोना से हुई। तो हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हेट स्पीच पर 2 साल की सजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हेट स्पीच पर 2 साल की सजा। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। वहीं चाचा मंसूर अंसारी को षड्यंत्र में भागीदार होने का दोषी पाया गया है। अब मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगा है। कोर्ट में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने तय किया कि वे मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सदर विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह से सुना नहीं गया, इसलिए अब वह शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। सजा के ऐलान से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि सजा की समय सीमा अब्बास अंसारी की विधायकी पर असर डाल सकती है। अब सवाल उठ रहे थे कि क्या सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाएगी। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित है, क्योंकि अगर अब्बास अंसारी को 2 साल से अधिक सजा होती तो उन्हें अपनी विधानसभा की कुर्सी छोड़नी पड़ती। हालांकि मऊ की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें ठीक 2 साल की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के मऊ में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा था कि सरकार बनने के बाद वे अफसर को देख लेंगे, जिसके बाद अब्बास अंसारी पर आपराधिक धमकी देना, चुनाव अधिकार का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी कार्यों में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों को धमकाने, जाति धर्म के आधार पर वैमनस्यता फैलाने और षड्यंत्र रचने की धाराएं लगी थी। और अब हम बात करेंगे कन्नौज में जानलेवा कोल्ड ड्रिंक। खबर कन्नौज से है। गर्मी के मौसम में जहां लोग राहत पाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, वहीं कन्नौज जिले के तिरवा क्षेत्र में अवैध कोल्ड ड्रिंक्स का बड़ा सिंडिकेट उजागर हुआ है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में करीब 1340 पेटियों में भरी 12,000 से अधिक 2 लीटर की बोतलें बरामद की गई हैं, जिन पर प्रसिद्ध ब्रांड माउंटेन ड्यू का लेबल चिपका हुआ था। इस नकली कोल्ड ड्रिंक्स का जखीरा तिरवा कोतवाली क्षेत्र से बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और पूछताछ जारी है। बरामद की गई बोतलों की पैकेजिंग, गुणवत्ता और निर्माण स्थलों की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिंडिकेट काफ़ी समय से जिले भर में सक्रिय है और इससे पहले भी गुरसहायगंज क्षेत्र में 1000 से अधिक पेटियों की बरामदगी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद फूड विभाग की उदासीनता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो अब तक कुंभकर्णी नींद में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नकली कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक बताया है, जिससे फूड पॉइजनिंग, पेट की बीमारी और लीवर संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मैं अपना परिचय दूँ। मेरा नाम हरिमोहन वर्मा है और मैं यहाँ सेल्स मैनेजर हूँ और ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट भी मेरे पास मेरे में आता है देख रेख में। तो आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर हंसापुर में मिस्टर राधेश्याम वर्मा हैं, उनके यहाँ पर कोई गाड़ी उतर रही है स्टॉक की माल की। तो जब वहाँ जाके देखा तो बैच चेक किया तो वो माल हमने जब कंपनी से चेक कराया तो डुप्लीकेट माल था और ये बहुत दिनों से ये रैकेट चल रहा है। इसी संदर्भ में 9 मार्च को गुरसागंज में भी एक FIR दर्ज हुई थी, जो समधन में हमने स्टॉक पकड़ा था। वहाँ 1 लीटर था, तो करीब 1300 पेटी है ड्यू 2 लीटर की। ये हरिद्वार किसी पार्टी से आया है और ये रैकेट पूरा ये लोग इस तरह को माल बेचते हैं, जिससे यहाँ पब्लिक के लिए जान का स्वास्थ्य का से खिलवाड़ हो रही है।
तो मेरा अभी हमने अनुरोध किया और एप्लीकेशन की FIR लॉन्च कराने के लिए। और अब बात करेंगे जालौन में जल संकट, सूखे हालत। खबर जालौन से है। भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के चलते राहगीरों और आमजन को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगर पालिका द्वारा शहर में लगाए गए वाटर कूलर लोगों के लिए राहत का जरिया बनने चाहिए थे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आ रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का दावा है कि शहर में तकरीबन 30 से 32 वाटर कूलर सक्रिय हैं और आमजन को शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन जब हकीकत को परखा गया तो तस्वीर कुछ और ही सामने आई। शहर के कई हिस्से में लगाए गए वाटर कूलर या तो पूरी तरीके से खराब पड़े हैं या फिर उनमें पानी की सप्लाई ही नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। पालिका की लापरवाही के चलते राहगीरों को ठंडे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। राहगीर रमेश चंद्र ने बताया कि गर्मी में बाहर निकलना मुश्किल है। एक उम्मीद होती है कि कहीं वाटर कूलर दिख जाए तो थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर कूलर बंद पड़े मिलते हैं या उनमें पानी ही नहीं होता है। तस्वीरें प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती हैं। भीषण गर्मी में शीतल जल की व्यवस्था ना हो पाना जनता का तात एक प्रकार की गंभीर लापरवाही है। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी कब समझती है, सिर्फ कागजों में ही सब कुछ ऑल इज वेल रखती है या कुछ काम भी करती है। कब इन खराब पड़े वाटर कूलरों की मरम्मत कराकर आमजन को राहत देती है। नगर पालिका उरई में अभी तक वाटर कूलर 14 लगाए गए हैं, पहले से लगे हुए हैं, और 10 सोलर पंप जिससे पेयजल व्यवस्था के लिए लगने हैं 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है, और 85 वाटर कूलर लगाने के लिए टेंडर कर दिए गए हैं, जिसमें कुछ लग गए हैं और कुछ लग रहे हैं। और कितने लग गए, कितने काम? नहीं, अभी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, बाकी अभी लगे नहीं हैं। और ट्यूबवेल हमारे पास 49 हैं। लहरिया प्रवाह और काशीराम कॉलोनी में जहाँ पर पेयजल की समस्या थी, वहाँ पर हमने नलकूप करा करके पेयजल समस्या का समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग पेयजल व्यवस्था से हमारे शहर में कोई दिक्कत नहीं। दिनेश, अरे दिनेश जी, आप अभी यहाँ पे बता रहे थे कि पानी नहीं, क्या पानी नहीं है यहाँ, खराब पड़ा है गीजर यहाँ, और किराए के लिए पैसे नहीं है, और पानी मोल लेके पी रहे हैं। अच्छा, हाँ, पानी कहीं नहीं है यहाँ। इसको लेकर कभी शिकायत करी है आप लोगों ने कि पानी नहीं है? नहीं, शिकायत काफी दिन तक खराब पड़ा है। अच्छा, हाँ, तो पानी आपको मिला नहीं? नहीं मिला है यहाँ कहीं। कहाँ से पानी पिया आपने? तो मोल लेके लिया है बोतल। मोल लेके पानी पिया? हाँ। जालौन से मैं आया था हो रही सवारी छोड़ने, सोचा पानी भर ले बोतल में, देखे तो हमने वाटर कूलर लगा हुआ है। वाटर कूलर के पास आके देखा तो सब सूखा पड़ा हुआ है। नगर पालिका का ये सफेद हाथी दिखाई दे रहा है। ये पानी फिर आपने कहाँ से खरीदा? अब मार्केट से खरीदेंगे, 20 रुपए खर्च करेंगे। तो ये ऐसे कभी और भी मिले इस तरीके से आपको जो पानी नहीं, ये उरई में देखने को मिला है। इससे पहले जालौन में तो बराबर सारे वाटर कूलर चालू है, तो मैंने सोचा चलो उरई में भी होंगे। तो गर्मी का मौसम शुरू हुए लगभग 1.5 महीना बीत गया है और अब 9 तपे भी शुरू हो चुके हैं। भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में लोग आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम जो कालपी बस स्टैंड पे खड़े हैं, जहां बस स्टैंड पे एक जो प्याऊ बना है, पिछले 3 महीने से इस प्याऊ में एक बूंद पानी नहीं है। लोग यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं क्योंकि लोगों को बाहर से बोतलें खरीद कर पीना पड़ रहा है। जिस तरीके से शहर भर में जो प्याऊ लगे हैं, कहीं ना कहीं उनके किसी का नल खराब होता है, किसी की टंकी खराब होती है, तो किसी में पानी नहीं होता है। तो इस तरीके से लगभग जितने भी प्याऊ यहाँ बने हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका द्वारा बनाए गए जितने भी प्याऊ हैं, उन पर किस तरह का पानी आता है, कब राहगीरों को पानी मिलता है, किस तरीके से इन लोगों की परेशानी दूर होती है, आने वाला वक्त बताएगा। प्याऊ को लेकर जिस तरीके से परेशानी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इन प्याऊ को होना बहुत जरूरी है कि ये प्याऊ सही हो ताकि लोगों को पानी मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ जालौन। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।